नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहार सरकार के एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को देखेंगे जो कि गृह विभाग के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है। ठीक है? तो यह नोटिफिकेशन जितने भी बच्चे हमारे बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल लागू हो गया है। तो जो भी एस्पिरेंट्स फ्रेशर हैं, यानी कि जस्ट उन्होंने अभी पास आउट किया है या उनका भी 1 साल एडवोकेसी का एक्सपीरियंस हुआ है, तो उनके पास या 2 साल हुआ है या 3 साल, ठीक है? तो सबके लिए अपॉर्च्युनिटी है, खासकर उन बच्चों के लिए जो फ्रेशर्स हैं बिल्कुल, जिनके पास एक्सपीरियंस 3 साल का भी नहीं हुआ है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। वैकेंसी तो आएगी, लेकिन अपने को नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आना तो कन्फर्म है। और यह बात यह जो आदेश की है ना कॉपी जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे कन्फर्म है। कन्फर्म तो है कि वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? तो आप वो गलती न करें जो गलती वो बच्चे करते हैं जो कि फाइनल सिलेक्शन से वह रह जाते हैं। वो गलती यही करते हैं कि वो नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं तब तैयारी करते हैं। तैयारी आपको अभी से करती है। काम ही क्या आपके पास है? आपका लक्ष्य और उस लक्ष्य के प्रति आपका डेडिकेशन, है ना? तो बिहार एपीओ, ठीक है? बहुत ही शानदार यहाँ पर आपके लिए यह अपॉर्च्युनिटी है, बिहार एपीओ, ठीक है? बहुत ही बढ़िया आपके पास ये ऑप्शन है, बिहार एपीओ, ठीक है? तो अभी से आप तैयारी कीजिए इसकी। सिलेबस आपको पता है, ठीक है? सिलेबस क्या है? बिहार एपीओ का जो सिलेबस है वह आपको पता है ना? बिहार एपीओ सिलेबस, अभी उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? सिलेबस आपको पता है, तो सिलेबस के हिसाब से अब आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। देखिए, जिस तरीके से जुडिशरी के एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं, वैसे ही आपको बिहार एपीओ में भी 3 स्टेज है। पहले प्रीलिम्स होगा, देन आफ्टर आपका मेंस होगा, देन आफ्टर इंटरव्यू, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन, ठीक है? अब प्रीलिम्स की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा, है ना? तो प्रारंभिक परीक्षा देख पा रहे होंगे, बड़ा ही स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है? प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है? कितने होंगे? 2 होंगे। 2 प्रश्न पत्र होंगे, लिखा हुआ है। पहला क्या होगा? तो जीके जीएस होगा, 100 नंबर का होगा, है ना? लॉ का पेपर होगा, विधि, लॉ, ठीक है? यह होगा आपका 150 नंबर का होगा। प्रीलिम्स में यह 2 पेपर आपको आने वाले हैं, ठीक है? अब दोनों पेपर के लिए क्या टाइमिंग होगा, मैं अपने से नहीं बताऊंगा, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए, आपको टाइम भी दिया हुआ है कि कितना टाइम मिलेगा आपको। सबसे पहले देखा जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यह पेपर होंगे, पहली बात, ठीक है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि आपको एमसीक्यू, ठीक है? एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा, जो बहु विकल्पों पर आधारित होगा। वही एमसीक्यू, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके ऑप्शंस दिए रहेंगे 4, ठीक है? जिनमें से एक सही उत्तर होगा, 4 भी होगा या 5 भी हो सकता है, अभी तक 4 देखा गया है, ठीक है? लेकिन बीपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसमें 5 ऑप्शन भी दिए जाते हैं। खैर, एमसीक्यू होगा, यह तो कंफर्म है। फिर प्रत्येक पत्र के लिए, यानी दोनों जो पेपर हैं आपका, जीके जीएस और लॉ, उसके लिए समय कितना होगा? तो 2 घंटा, 2 आवर्स। यह जानना जरूरी है, ठीक है? पहले जो आपका एग्जाम है उसको तो समझिए, तैयारी भी के साथ साथ यह भी समझना जरूरी है। तो 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है? पहला पेपर होगा जीके जीएस का, पहला पेपर जीके जीएस। दूसरा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में क्या होगा? तो जीके जीएस होगा। सेकेंड शिफ्ट में आपका लॉ का पेपर होगा, ठीक है? 150 नंबर का, ठीक है? उसके बाद 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। क्वेश्चन 100 ही रहेंगे, ठीक है? लेकिन समान अध्ययन जीके जीएस 100 नंबर का और लॉ का पेपर आपका 150 नंबर का, पहली बात।
उसका प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी क्या होती है, जांच परीक्षा होती है, ठीक है, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा में आपको एक समझिए कि आपका पास है। प्रीलिम्स में अगर आप एग्जाम को आप क्लियर करते हैं तो ये आपका पास होगा। किस चीज़ का पास होगा? एंट्री पास होगा मेंस के लिए, ठीक है। ये इससे आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं होगा, ये एक एंट्री पास होगा अगले स्टेज के लिए, ठीक है, अगला जो आपका स्टेप होगा। और इससे जो अंक आपको नंबर मिलेगा वह आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब इसका जो सिलेबस है वह देख लीजिए, सिलेबस क्या है ना। तो सिलेबस है इसका पहले पेपर का कि इसमें यही आपका करंट अफेयर होगा, जनरल नॉलेज है, उसके बाद जनरल साइंस है, ठीक है, जनरल साइंस है, फिर इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, संस्कृति, ठीक है, इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसका ज्योग्राफी है, भूगोल, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर पूछा जाएगा। करंट अफेयर अभी मान के चलिए कि आपकी वैकेंसी 2026 में आएगी, ठीक है। लोग कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं जनवरी, कोई कह रहे हैं फरवरी, लेकिन उस पर नहीं जाना है, आपको आपकी तैयारी पर ध्यान देना है। जीके जीएस बता दूं 2026 में है तो 2023 2024 इसका करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। बिहार का यही करंट अफेयर है सर, 2023 2024 पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उससे आपको करंट अफेयर पूछा जाता है। इतना बैक में बीपीएससी का अभी तक पैटर्न रहा है, तो करंट अफेयर के लिए आपको ये करना होगा पहला चीज़। हिस्ट्री के पार्ट से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, यह सब कुछ पूछा जाता है। उस पर भी आपका लेक्चर में कवर करूँगा, ठीक है। एमसीक्यू के लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, एमसीक्यू के लिए बहुत किताब मार्केट में आती है, आप अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है ना। एमसीक्यू वो आपका काम है, ठीक है ना। मेरा काम है आपको एक एक की इंसाइट देना कि आपका जो तैयारी है उसका सही डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। किस किस एरिया पे आपको फोकस करना है, कौन सा वो एरिया है जिसको आपको कवर करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जीके जीएस में मैंने आपको बता दिया। फिर इंडियन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। भारत का भूगोल, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी ही आपसे पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी हो गया आपका, ये आपको लॉ में भी काम आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर दूसरा पेपर है आपका लॉ का पेपर है, लॉ का पेपर है। तो इसमें देखिए सिलेबस नया आ गया है। सवाल पूछते थे आप लोग कि सर न्यू क्रिमिनल लॉ आएगा कि नहीं आएगा। मैंने तो पहले ही कह दिया था, कि न्यू क्रिमिनल लॉ आपका आने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS आईपीसी को रिप्लेस करके जो आया है, आईपीसी था ना आपका, वही पहला। उसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी BSA, ठीक है, 2023, जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था, पहले IEA था ना। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो BNSS, इसका आपका लेक्चर भी चल रहा है, ठीक है। चैनल पर जाइए, लॉकुल पर आप यूट्यूब पे जाइए, आपके सारे क्लासेस फ्री हैं, ठीक है। बैक टू बैक लेक्चर्स आपके अपलोड हो रहे हैं और वही एरिया कवर कर रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड जो लेक्चर्स हैं वो मैं सारे कवर कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जाइए आप, ठीक है। तो यह हो गया, 3 मेजर क्रिमिनल लॉज हो गए। सीपीसी को भी ऐड कर दिया गया, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है क्यों ऐड हुआ है, लेकिन सीपीसी 1908 1908 इसको भी ऐड कर दिया गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड को भी ऐड कर दिया गया। उसके बाद फिर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मौलिक ज्ञान, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी, को भी ऐड कर दिया गया है आपका। तो यह आपका टोटल सब्जेक्ट है प्रीलिम्स का, ठीक है। यह हो गया आपका इतना इतना एरिया हो गया, यह तो आपका प्रीलिम्स का हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सब बता रहा हूँ मैं। मेंस का फटाफट देख लेते हैं। मेंस में पहला पेपर जीके जीएस का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा पेपर हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज पेपर, ठीक है। लैंग्वेज पेपर पूछा जाता है, ठीक है। बिहार जुडिशरी में और बिहार एपीओ में लैंग्वेज पेपर भी होता है, लेकिन उसके नंबर आपके नहीं जोड़े जाते हैं। 30 नंबर लाना होता है क्वालिफाइंग, लेकिन 30 नंबर से एक नंबर भी नीचे आया, 29 आया, 29 नंबर आया, ठीक है, या 29.5 भी आया, तो फिर आप लॉ में टॉपर ही क्यों ना रहे हो, आपका नंबर एकदम 100 में से 100, 150 में से 150 आया हो, कोई फ़ायदा नहीं, सब बेकार हो जाएगा।
तो ये हिंदी भाषा का जो पेपर है और इंग्लिश का, इसको क्वालिफाइंग है, दोनों में आपको 30 नंबर लाना है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। ले आते हैं बच्चे, इतना तो भाई अब पढ़ाई करते हैं, जनरल सा पेपर का कॉम्प्रीहेंशन पार्ट होता है, ठीक है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी पेपर होता है। जीके जीएस का हो गया, उसका भारतीय न्याय संहिता 150 नंबर का, ठीक है। उसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 5वां पेपर 150 नंबर का। उसके बाद फिर छठा पेपर जो है आपका ये, इसको 2 पार्ट में कवर किया गया, 1 और 2। प्रोसीजर लॉ है बेसिकली ये, ठीक है, प्रोसीजर लॉ का पार्ट है ये। इसमें क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, जो आपका सीआरपीसी था ना, उसी के बदले जो नया कानून आ गया बीएनएसएस 2023, वो हो गया। और आपका सीपीसी आ गया फिर, ठीक है, ये आपका सीपीसी आ गया। यह 2 प्रोसीजर लॉ, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ और सिविल प्रोसीजर लॉ, यह दोनों आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि अब जो एपीओ की के तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको अब क्या करना है, उनको सीपीसी भी ऐड हो गया है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी ऐड हो गया है, तो सीपीसी भी आपको करना है, ठीक है। देखिए यहाँ भी देख पा रहे होंगे, है ना, सीपीसी देख रहे हैं, यहाँ भी सीपीसी ऐड हो गया है, ठीक है। क्योंकि सीपीसी में थोड़ा सा बच्चे फंसते हैं, उसलिए परेशान नहीं होना, लेकिन बच्चे फंसते हैं, इसीलिए थोड़ा सा देखिए, कंपटीशन का मतलब ही यही है। कंपटीशन का मतलब यही है, ऐसा थोड़ी कि थाली में आपको परोस के और आपको आपका पोस्ट जो मिल जाएगा। फिर जो 8वां पेपर है, 7वां तो बता दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका 150 नंबर का, प्रोसीजर लॉ 75 2 पार्ट में बांट दिया, 150 ठीक है, 75 टोटल 150, है ना, टोटल हो गया 150 हो गया ये, ठीक है, 150 दोनों को मिला के, है ना। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद अन्य विधि, अन्य विधि में बच्चों ने पूछा था कि सर ये अन्य विधि में क्या क्या आएगा, वो भी बता देते हैं। सब कुछ देखिए ना, सब कुछ लिखा हुआ है, अन्य विधि में भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए 30 नंबर मैंने आपको बताया था ना कि ये 30 नंबर आएगा, 30 नंबर का आपका लैंग्वेज पेपर होगा, ठीक है। अंग्रेजी भाषा का भी और हिंदी का भी है, वही हाल है, ठीक है, हिंदी का भी आपका वही बताया गया है, ठीक है। ये देखिए 30 नंबर, 30 अंक का होगा, हिंदी का भी आपका वही है, ठीक है, हिंदी का भी आपका 30 नंबर का है, मिनिमम 30 नंबर आपको लाना है। उसके बाद देखिए आपका अन्य लॉ में क्या है वह समझ लीजिए, यह तो आपका हो गया। अन्य लॉ में आपका है अन्य विधि, उसमें क्या आएगा, तो शस्त्र अधिनियम, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, ठीक है, फिर एनडीपीएस आपका नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक्ट 2000 चैप्टर 11, फिर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 का अध्याय 6 और अध्याय 8 यथा संशोधित बिहार अधिनियम 8 2018 एवं बिहार अधिनियम 10 2020, यह आपका आएगा। फिर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 एवं 2022, उसका बिहार पुलिस एक्ट 2007, फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ठीक है, यह आपका है। उसके अलावा थोड़ा सा और भी है इसमें, वह भी देख लेते हैं। आपका अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, ये रहा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। फिर पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो अधिनियम 2012, यह सब कुछ है। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू, यह पूरा प्रोसेस है। अब मैं बताता हूं कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके अभी आपके लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। अब जो ये सिलेबस में दिया हुआ है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, ठीक है, इसका आपका लेक्चर चल रहा है, जो आपका भारतीय संवैधानिक विधि है, ठीक है, इसका लेक्चर मैंने ड्राफ्ट कर लिया है, इसका आपका लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो इसका लेक्चर जो मैंने ड्राफ्ट किया है, यह मैं बताना चाह रहा था आपको कि नोटिफिकेशन तो जल्द आ जाएगा, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि यह आदेश जब आ चुका है तो नोटिफिकेशन आना तय है। वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी भी ठीक ठाक वैकेंसी रहेगी, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है लगभग 4 साल के गैप के बाद यह वैकेंसी आ रही है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर लॉ का लेक्चर मैं आपका दिखाना चाह रहा था कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट आपका यहाँ पर तैयार है, ठीक है। अब उसको आप देखेंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने उसमें इंडियन पॉलिटी का भी जो आपका पार्ट है उसको भी मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। आपको खुद समझ में आ जाएगा। यह पूरा लेक्चर आपका मैंने तैयार कर रखा है, इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, इंट्रोडक्शन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम एग्जाम के पैटर्न पर है, कुछ भी इधर उधर नहीं, कुछ भी इधर उधर मैंने कवर नहीं किया है। अब देखिए ये आप खुद देखिए, खुद तय कीजिए। मैं बस आपको बता रहा हूँ एक जनरल, इसका पूरा लेक्चर कवर करूँगा मैं आपका, पहले आप खुद से देखिए, फिर तय कीजिए, डिसाइड कीजिए कि ये लेक्चर आपके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, इनेक्टमेंट एंड की फीचर्स, पहला ही टॉपिक देखिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फाउंडेशनल लीगल डॉक्यूमेंट, ये क्या है, हमारा फाउंडेशनल लीगल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ इसी पर आधारित है, विद सेवरल डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स, हमारे फंडामेंटल राइट, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड अ पार्लियामेंट, पूरा जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ, ठीक है, इलेक्शन, यूपीएससी, सब कुछ इसमें कवर है आपका, ठीक है, सिटीजनशिप, टोटल, ठीक है। सबसे पहला सवाल बनता है कि एडॉप्शन डेट क्या है, ठीक है, डेट ऑफ एडॉप्शन, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डेट ऑफ एडॉप्शन पहला चीज, और डेट ऑफ इनेक्टमेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हम लोग खुद गो थ्रू हो चुके हैं, तो हमें पता है कि क्या क्या परेशानी होता है एक एस्पिरेंट को। तो डेट, जो एडॉप्शन डेट होता है, यह क्या है हमारा, इसमें कंफ्यूज होता है, 26 नवंबर 1949, क्या है आपका, तो 26 नवंबर 1949 डेट ऑफ एडॉप्शन है, ठीक है, क्या है, 26 नवंबर 1949। इसी को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम लोग मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। दो सवाल बन गया आपका, डेट ऑफ एडॉप्शन भी और कॉन्स्टिट्यूशन डेट भी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेट क्या हो गया आपका, तो आपका 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, देखिए इन्फोर्समेंट डेट, अब देखिए इट केम इनटू फोर्स 2 months लेटर, ठीक है, 2 महीने बाद आता है यह, ठीक है, इन्फोर्समेंट, ठीक है। हमने कब अपनाया संविधान को, तो 26 नवंबर 1949। अपनाया कब, एडॉप्ट करना, हमने एडॉप्ट किया, तो डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, कब एडॉप्ट किया, तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को क्या किया, हमने इसे क्या किया, इन्फोर्स कर दिया, यानी इसे लागू कर दिया, प्रभाव में आ गया, ठीक है, प्रभाव में आ गया, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है तो होता है, ठीक है। मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यह चीज़ हो गया। उसका इसको इसको तैयार करने में, ठीक है, कितना वक्त लगा, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में कितना वक्त लगा, तो देखिए टाइम टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 years, ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको ड्राफ्ट करने में लगा। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, कितना, 2 साल 11 महीना और 18 दिन। याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देख रहे हैं, पूरा कोई इधर उधर की बात नहीं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो दो जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है कंसिस्ट ऑफ कितना, 395 आर्टिकल, कितना, तो 395 आर्टिकल, आर्टिकल कितना था, तो 395 आर्टिकल है,
ठीक है। और 22 पार्ट है इसमें, कितना है, तो 22 पार्ट दिया हुआ है, कितना, 22 पार्ट है ओरिजिनल। और 12 शेड्यूल दिया गया है। शेड्यूल कितना है, शेड्यूल तो 12 शेड्यूल्स हैं आपको, ठीक है। 395 आर्टिकल, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, जिसको कि 22 भाग में बांटा गया 22 पार्ट्स में। और इसमें शेड्यूल कितने, तो 12 शेड्यूल्स, ठीक है। यह भी पूछा जाता है आपसे। अब पार्ट का मतलब क्या होता है, तो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ डिवीजन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ग्रुप्स टुगेदर आर्टिकल, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो पार्ट में अलग अलग पार्ट में बांटा गया, एक ग्रुप में उसको बांटा गया, जिसमें कि उस ग्रुप में क्या है, तो उस ग्रुप में आपके आर्टिकल्स हैं, क्या है, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को है ना, एक प्रॉपर तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग होती है, और उसको समझने के लिए उसको कुछ हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। तो यह जो पार्ट की बात आ रही है, ये वही मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या किया गया, तो डिवाइड किया गया, ठीक है। डिवीजन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ग्रुप्स टुगेदर आर्टिकल, जिसको कि आर्टिकल में, अनुच्छेद में उसको डिवाइड किया गया, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक में उसको डिवाइड किया गया, ठीक है, ताकि उसको समझने में या उसको लागू करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, हम हमारे देश का, हमारे भारत का यह प्राइमरी डॉक्यूमेंट है संविधान, उसके बाद ही कुछ है। और संविधान के विपरीत कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है, चाहे वो डिपार्टमेंटल हो या फिर कोई कानून हो, कुछ भी नियम कानून हमारे देश में बनता है, तो वह जो संविधान है उसके स्पिरिट के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, विद इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान के परिधि के अंदर होना चाहिए, ठीक है। संविधान के विपरीत नहीं होना चाहिए। जो अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जो उसमें बातें कही गई हैं, उसी के विद इन द एम्बिट ऑफ दोज प्रोविजंस होने चाहिए हमारे जितने भी लॉज हो, बाई लॉज हो, ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वह सब कुछ इस संविधान के ही एम्बिट में, परिधि में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वेरियस पार्ट में है, बिल्कुल है, ठीक है। ईच डीलिंग विद स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज, देखिए मैंने कहा ना, लीगल है, एडमिनिस्ट्रेटिव आ गया, रूल्स एंड रेगुलेशन वही आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, फिर गवर्नमेंट फ्रेमवर्क हो गया रूल्स एंड रेगुलेशन, सब कुछ इसी में आ गया। तो ये सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको यह इसी लिमिट में रहते हुए करना है, इसके बियॉन्ड जाइएगा तो वह इलीगल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो संविधान के जो स्पिरिट है उसके विपरीत है, उसके अपोजिट है, उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए, या उसके जो लिमिट है उससे बाहर क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली देयर वर 22 पार्ट, बिल्कुल 22 पार्ट फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन आज की डेट में करंट क्या है, 25 पार्ट है संविधान में। जो ओरिजिनल था हमारा संविधान उसमें 22 पार्ट थे, 22 पार्ट थे, लेकिन आज की डेट में एट प्रेजेंट कितने पार्ट हैं, तो 25 पार्ट है, ठीक है। कितने पार्ट हैं, तो 25 है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा ना कि बिल्कुल आपका जो ड्राफ्ट है सब कुछ उसी तरीके से मैंने किया है। फिर देखिए सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है, सब्जेक्ट मैटर आपका, ठीक है। ये देखिए पार्ट, पहले पार्ट में क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, सेकंड में क्या है, तो सिटीजनशिप है। इसको बिल्कुल मैं हाईलाइट करके बताऊंगा कि कौन कौन सा पार्ट है, इससे आपको क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसको अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आपका सिटीजनशिप से उतना सवाल नहीं आता है, लेकिन फंडामेंटल राइट से आपका बहुत ज़्यादा सवाल आता है, बहुत भर भर के इससे सवाल पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट हो गया आपका। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इससे सवाल आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका पार्ट हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर 4A में क्या है आपका, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उसके बाद 5th में यूनियन गवर्नमेंट है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पंचायत से क्वेश्चन पूछा जाएगा, म्यूनसिपैलिटी से पूछा जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से पूछा जाएगा, ठीक है ना। 9B यहाँ से पूछा जाएगा आपको, ठीक है। सबको मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है, आपको पूछा जाएगा ये सारा चीज़ आपका। सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शंस, मैंने बताया था ये सारा टॉपिक है। ऑफिशियल लैंग्वेज, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इमरजेंसी प्रोविजन बिल्कुल पूछा जाएगा। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इससे पूछा जाएगा आपको। 21 फिर टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस,
इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका आर्टिकल है ना, आर्टिकल होता क्या है इसको भी समझ लीजिए, लगे हाथ। आर्टिकल रेफर्स टू स्पेसिफिक प्रोविजन, ये जैसे सेक्शन होता है ना आपका किसी भी कानून में, वैसे ही आर्टिकल होता है, अनुच्छेद। या बेसिकली आर्टिकल होता क्या है, तो आर्टिकल रेफर्स टू, आर्टिकल किसको कहा था, एक स्पेसिफिक प्रोविजन होता है, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, ठीक है। और क्लॉज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिटेल्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीज लीगल एंड गवर्नमेंट फ्रेमवर्क। उस आर्टिकल के तहत जो बातें कही गई उससे हमें यह समझ में आता है कि हमारे देश में कानून, विधि व्यवस्था या जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वह क्या है, ठीक है। उस आर्टिकल से हमें ये समझ में आता है। ओरिजिनली अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, मैंने बताया था 395 आर्टिकल्स हैं। कितने हैं? 395। एज ऑफ नाउ अभी हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं। ओरिजिनल क्या था वहां, जैसे आपको देखिए, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, ऐसे कनेक्ट कीजिए। देखिए जो आपका पार्ट था कितना था, पार्ट था आपका 22। ऐसे देखिए ये पूछा जाता है, 22 पार्ट था, ठीक है। अब कितना है तो 25 है, ठीक है। तो पार्ट कितना था ओरिजिनली, 22 था, अब कितना है 25 है। मेन बात इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आर्टिकल बता देता हूँ, आर्टिकल कितना तो 395, ठीक है। आर्टिकल कितना था आपका ओरिजिनल जो ड्राफ्ट हुआ था तो उस समय कितना था, तो 395 आर्टिकल था ना, 395 आर्टिकल, ये 395 आर्टिकल। अब कितना है तो 448 आर्टिकल है, ठीक है। अब शेड्यूल की बात होती है, तो शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल होता है आपका, और शेड्यूल रेफर्स टू अ लिस्ट, ठीक है। ये शेड्यूल का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, ये आपका लिस्ट हुआ, और ए टेबल अटैच टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चार्ट होता है, टेबल होता है, ठीक है। इसमें क्या दिया जाता है, इसमें दिया रहता है दैट डिटेल्स, इसमें डिटेल दिया रहता है, किस संबंधी जानकारी होती है, तो सर्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन और गाइडलाइंस, इसमें कुछ गाइडलाइन दिया रहता है रिलेवेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो संविधान में हमारे प्रावधान दिए गए हैं उससे रिलेटेड कुछ दिशा निर्देश, कुछ गाइडलाइन दिया रहता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ, ये क्यों दिया रहता है, ठीक है। यह जो दिया रहता है इंफॉर्मेशन, यह क्यों दिया रहता है वह भी आप समझ जाए, शेड्यूल्स में क्यों दिया रहता है। तो यह इसलिए दिया रहता है कि इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड सप्लीमेंट्री डिटेल्स, ठीक है। किस बात का, तो मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड फंक्शनल। देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, किसका क्या क्षेत्राधिकार है, किसको क्या पावर दिया गया है, ठीक है, किसके जुडिक्शन में क्या चीज है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर यहाँ विधानसभा, कहीं कहीं विधान परिषद भी है। तो यह सारी चीज, ठीक है ना, यह सारी चीज को यह इसी में आपको डिफाइन किया गया, बताया गया है, ठीक है। ओरिजिनली देयर वर 8 शेड्यूल्स, ओरिजिनली कितना था इस बात को देखिए हमेशा याद रखिएगा, ओरिजिनली कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कितने हैं तो 12 शेड्यूल हैं, समझ गए कितना है, कितना पार्ट था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में, कितना पार्ट था तो 22 पार्ट था। अब कितना है तो 25 पार्ट है, ठीक है। ओरिजिनल आर्टिकल कितना था, 395 आर्टिकल था, जिसको आप सेक्शंस कहते हैं संविधान में, उसको प्रोविजंस को आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। 395 आर्टिकल था ओरिजिनल में, अब कितना है तो 448 आर्टिकल है। शेड्यूल की बात करें तो ओरिजिनली में 8 शेड्यूल था, अब कितना है तो 12 शेड्यूल है। एकदम ध्यान रखिए, एकदम ध्यान रखिए। और इसलिए, और ये लेक्चर में लॉकुल का जो अपना चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, उस पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा पूरा लेक्चर को, ठीक है। इसका पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल भी है लॉकुल का, आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। देखिए शेड्यूल में भी दिया हुआ है कि कितने शेड्यूल, कौन कौन सा शेड्यूल, सब्जेक्ट मैटर, सब कुछ मैंने लिख दिया। डिस्क्रिप्शन मैंने सोचा कि देखो इसमें ऐड कर देना चाहिए कि आपका प्रीलिम्स भी हो जाएगा और मेंस भी कवर हो जाएगा, आपको आपके लिए एक नोट्स भी हो जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है तो जुडिक्शन है, किसी का जुडिक्शन है तो नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, ठीक है। जो आपका यूनियन टेरिटरी है और उनका जो क्षेत्रफल है उनका,
उसके बारे में फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। स्टेट्स के बारे में दिया गया और उनके टेरिटरी के बारे में दिया गया, प्रावधान दिया गया। सेकंड शेड्यूल क्या है, तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज एटसेट्रा, किसका दिया है, तो यह दिया हुआ है, दिस शेड्यूल आउटलाइंस द सैलरीज, ठीक है, सैलरीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज सच एज द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, उनके सैलरी के बारे में बताया गया है, सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है, ठीक है ना। यह सारी चीज़ें हैं, अलग अलग पूरा शेड्यूल दिया गया है। फिर यह इंपॉर्टेंट है, थर्ड शेड्यूल है, देखिए, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशन फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज, जो शपथ दिलाया जाता है ना, शपथ दिलाया जाता है, ठीक है, उसको लेकर कहाँ, थर्ड शेड्यूल में कहा गया है, ठीक है, जो शपथ दिलाया जाता है किस चीज़ का, तो एमपी, एमएलए, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एटसेट्रा, है ना। उसके बाद फिर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, ये फोर्थ शेड्यूल में है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल हो गया आपका प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, ठीक है। यह सिक्स्थ शेड्यूल हो गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका, प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज, ये देखिएगा, ये आपको पढ़ाऊंगा मैं लेक्चर, ठीक है, तो उसमें ये आएगा आपको, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ठीक है, इन द स्टेट्स ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये आपका सिक्स शेड्यूल में दिया। प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ये सब कुछ, तो ये आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। ओरिजिनल 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, अब कितने हैं, तो देखिए आपका अब 12 शेड्यूल्स हो जाएगा, ठीक है, यह पूरा 12 शेड्यूल्स हो गया, ठीक है। 12 शेड्यूल्स क्या है आपका, स्पेसिफाइजेज द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। ये शेड्यूल कब हुआ था, तो 74th अमेंडमेंट, जो आपका 74th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 74th, उसमें शेड्यूल को ऐड किया गया था, ठीक है। देखिए